गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस, जो कि 18 जनवरी 2024 का होने वाला है। और अगर किसी को भी ये आर्टिकल्स की फ़ोटो या पीडीएफ चाहिए है तो वो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक वो मिलेगा, जिससे आप टेलीग्राम पे चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे और उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेंगे। खैर, अगर आज की बात की जाए तो देखिए, द हिंदू का एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, साइंस से भी आर्टिकल थे, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी आर्टिकल्स आए हुए थे। लेकिन अगर इंडियन एक्सप्रेस पे आते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आज ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं आया है एडिटोरियल पेज से जिसको हमें डिस्कस करना पड़े यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ ही आता है, तो यूपीएससी के सिलेबस से अगर प्री प्लस मेंस के सिलेबस से मिलाए तो बहुत कम आर्टिकल्स यहाँ पर। इसी वजह से मैं सिर्फ एक आर्टिकल लेके आई हूँ जो कि एक्सप्लेन पेज से होने वाला है, सॉरी एडिटोरियल पेज से होने वाला है, और 3 आर्टिकल्स वो है, मतलब फुल का फुल यहाँ पर मैं लेके आई हूँ एक्सप्लेन्ड पेज को। तो चलिए, थोड़ा छोटी वीडियो रहेगी, थोड़ा छोटा हम समझेंगे, लेकिन जो समझने की चीज़ है उसको समझ लेते हैं। पहला यहाँ पर आर्टिकल है क्यूज फॉर रिफॉर्म। लेटेस्ट ASER रिपोर्ट है सिग्निफिकेंट पॉइंटर्स ऑन हाउ कंट्री कुड यूज एजुकेशन टू लेवरेज इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखिए, यहाँ पर एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की बात की जा रही है, ASER, जो कि एज ग्रुप पे ध्यान दिया गया। एक नई रिपोर्ट उनकी आई है, हर साल आती है, अब की बार 14 से लेके 18 साल के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया है। पहले यूजुअली 12 से 14 साल के बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था। इस रिपोर्ट में उनकी पढ़ाई के ऊपर बातें की है। पहले क्या माना जा रहा था कि ये जो बच्चे हैं कोविड के टाइम पे, पोस्ट कोविड में, ये अंदाजे लगाए जा रहे थे कि बहुत सारे इस एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर स्कूल से बाहर चले जाएंगे कोविड की वजह से। लेकिन फॉर्चुनेटली या भाग्य से क्या हुआ है कि यहाँ पर हमें देखने को मिला कि जो 2023 का डाटा है ना, वो आज तक का सबसे ज़्यादा इनरोलमेंट दिखाता है स्कूल्स के अंदर। यस, कुछ मात्रा में बच्चों ने स्कूल छोड़े हैं कोविड के दौरान, उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई है, लेकिन जितना यहाँ पर अंदाजे लगाए जा रहे थे उससे वो मात्रा, उससे वो क्वांटिटी बहुत ही कम निकल कर आई है। ये एक अच्छी पॉजिटिव बात है। दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर बच्चों से जो 14 से 18 साल के बच्चे लिए गए हैं उनसे कुछ सवाल किए गए, सर्वेस किए गए। वो जो सवाल थे यूजुअली कुछ इंग्लिश के सवाल थे, कुछ उनकी खुद की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उनके सवाल थे, कुछ यहाँ पर थे मैथ से रिलेटेड या अर्थमेटिक से रिलेटेड। देखिए क्या होता है ना, अब इनसे 3rd 4th क्लास के बच्चों के सवाल पूछे गए इनका लेवल समझने के लिए, लेकिन इसमें से भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में 80% से ज़्यादा परसेंट ऐसे बच्चे निकल के आए जो कि सबसे पहले तो रूरल जो आपका समाज है उससे बिलोंग करते थे, ग्रामीण समाज से बिलोंग करते थे। दूसरी बात, ये बच्चे ऐसे थे जो इनको 3rd 4th या 5th क्लास के अंदर यहाँ पर एक सेंटेंस पढ़ना आ जाना चाहिए था, वो उस सेंटेंस को भी यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे थे, शब्दों को नहीं जोड़ पा रहे थे। जो 3rd क्लास का मैथ होता है उसको ये बच्चे ठीक से नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अपनी उम्र से ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्किल के बेस पर यहाँ पर कम दिखाई दिए, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पर बताया गया। फिर और भी ज़्यादा कुछ जो डिफ़िकल्ट एजुकेशन रिलेटेड प्रिडिक्टमेंट हैं उनको रिसेंट टाइम में दिखाया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें से ज़्यादातर बच्चे जो ग्रामीण समाज से है वो एम्प्लॉयमेंट करते हैं, कुछ काम कर रहे हैं फैमिली के प्रेशर को ख़त्म करने के लिए। ऑल्दो ये जो काम होता है ये यूजुअली खुद के पेरेंट्स के लिए ही किया जा रहा है, चाहे वो खेती में हो, चाहे वो घर के कुछ काम हो, लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या वो लाइफ में इन्हीं कामों को आगे करना चाहते हैं तो उनका आंसर होता है नो, हम कुछ और बनना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर मिली है, और ये जो है ये दिखा रही है कि कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है रिफॉर्म एजुकेशन के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैसे अलग अलग जनसंख्या जो है बटी हुई है, गैप दिखाई देता है कि कहाँ अर्बन जो ग्रुप देखे गए हैं उनकी शिक्षा का लेवल थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वहीं पे जो ग्रामीण लेवल देखे गए हैं उनमें काफ़ी समस्याएं देखी गई हैं। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि डिजिटल लेवल पर यहाँ पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करवा सकते हो बिना वहाँ पर फिज़िकली अवेलेबल हुए।
नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं जो कि है प्राण प्रतिष्ठात अयोध्याज राम टेम्पल, व्हाट इज़ दिस सेरेमनी एंड हाउ इट इज़ परफॉर्म। देखिए यशी द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये बोलते हैं कैसे जो आज के टाइम पे यानी कि 12 जनवरी का एक ऐसा दिन चुना गया है जिस दिन राम जी का जो आइडल है यानी कि जो मूर्ति होने वाली है उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर एक सेरेमनी करवाई जाएगी। लेकिन बेसिक मीनिंग है क्या प्राण प्रतिष्ठा का, तो ये बताते हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा है ना इसका मतलब होता है जीवन दे देना आइडल के अंदर, यानी जो मूर्ति है उसके अंदर जिंदगी को डाल देना। अभी कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर जो आइडल है एक मूर्ति है वो भगवान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी, डीटी के अंदर बन जाएगी और इसी को ये फिर कैपेसिटी जो होगी कि वो जो प्रेयर्स करेंगे उसको एक्सेप्ट कर पाएगी। तो ये ऐसा माना जाता है। इसके लिए क्या की जाएगी, शोभा यात्रा की जाएगी। देखिए जो पहली स्टेज होगी ना इसकी वो शोभा यात्रा है। इसमें आइडल को यहाँ पर आप आसपास का जो एरिया है राम मंदिर के आसपास का उसके आसपास उसको घुमाया जाएगा, यात्रा करवाई जाएगी, लोगों को दिखाया जाएगा, जो भक्त हैं उनको वो दिखाया जाएगा और जब वो वापस आइडल आ जाएगा टेम्पल के अंदर उसके बाद में जो रिचुअल्स हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। फिर यहाँ पर हमें समझ में आता है कि दूसरी जो स्टेज है वो है अधिवास। अधिवास का मतलब होता है कि अब आइडल को प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर तैयार किया जाएगा और उनके लिए बहुत सारे अधिवास कंडक्ट किए जाएंगे। अधिवास जैसे कि पहले उनको पानी के अंदर यहाँ पर 24 घंटों के लिए छोड़ दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर किया जाएगा कि उनको जो वीट होता है, गेहूँ जो होता है उसके अंदर कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दिया जाएगा। रीज़न क्या है छोड़ने का, रीज़न ये छोड़ने का होता है कि इससे कुछ जो साइंटिस्ट है या कुछ जो प्रोफेसर्स है जो वेदास में पढ़ाते हैं उनका मानना है कि अगर आइडल के सामने जिसको आइडल ने बनाया उसमें कुछ जो अगर त्रुटियां रह जाती है, कुछ डिफॉर्मिटीज़ रह जाती हैं, वो यहाँ पर अलग अलग मटेरियल के डालने के बाद में पता चल जाता है कि किस कहाँ पर वो डिफॉर्मिटी है, उसको ठीक किया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो आइडल है उसकी मूर्ति की पूजा होगी, रिचुअल बात करवाया जाएगा, उनको नहलाया जाएगा और इसके अंदर अलग अलग राइट्स होंगी, रीति रिवाज होंगी। 108 टाइप के मटेरियल्स का यूज़ किया जा सकता है। पंचा जिसके अंदर जैसे कि पंचा अमृत हो सकता है, पानी हो सकता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स की सेंट हो, ऐसा पानी हो सकता है जिसको काऊ के जो हॉर्न्स होते हैं उसके ऊपर से यहाँ पर निकाला गया हो। तो इसी तरीके से ये जो डाइटी है इनकी ओपनिंग की जाएगी आँखों की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मानी जा रही है रिचुअल, जिसको जाना जाएगा नेत्रो मिलान के नाम से। नेक्स्ट हम चलते हैं ओपनिंग ऑफ द आई। अगेन लास्ट पार्ट है ये आर्टिकल का, कह रहा है कि जब स्टेटू की जो आपकी आंखें हैं वो खुल जाएंगी तो ये मान लिया जाएगा कि अब जो है वो उठ चुके हैं और अब उनके अंदर जो प्राण की बात की जा रही थी वो अवधि पूरी हो चुकी है। इसके बाद में अलग अलग तरीके से प्रेयर्स की जाएंगी, चैंट किया जाएगा, गीत गाए जाएंगे, भक्ति गीत जो होते हैं, और उसी के बाद से जो आईज़ हैं उनके ऊपर अंजन लगाया जाएगा। जब आँखें खुलेंगी तो ये इसका माना जाएगा कि अब वो लाइफ में आ चुकी है और अब जो डेटीज़ है वो यहाँ पर आकर जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इनइक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी। लिखा गया है यहाँ पर अभिजीत बनर्जी एंड एशर डुफ्लो के द्वारा। एक्चुअली में ये जो आर्टिकल है ये एक इंटरव्यू को आर्टिकल के रूप में परिवर्तित करते हुए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो इंडियन एक्सप्रेस की टीम है वो जाकर जो 2019 में अभिजीत बनर्जी जो कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर भी हैं इकोनॉमिक्स के, तो वहाँ पर जाकर ये पढ़ाते हैं और इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिलता है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इनसे बात करते हैं उदित मिश्रा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं। ऊपर से जपल जो कि 2003 में खोला गया था, अब्दुल लाफिज जमील पॉवर्टी एक्शन, यहाँ पर अभिजीत बनर्जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो के द्वारा। तो इन्हीं के ऊपर बात होती है कि इसको 20 साल हो चुकी है और क्या क्या इसमें पॉवर्टी का इंडिया का स्टेटस क्या है। सबसे पहला सवाल इनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर दो व्यू हो गए हैं पॉवर्टी को लेके, गरीबी को लेके इंडिया में दो एक डिबेट सी छिड़ गई है। पहला व्यू ये कहता है कि इंडिया की जो गरीबी है वो एलिमिनेट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है अपने लेवल से। दूसरी तरफ से लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो और ज़्यादा नंबर्स में बढ़ी है। आपका क्या विचार है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2011 का ही डाटा है, उसके बाद का डाटा 2024 आ चुका है, अभी तक हमारे पास नहीं है। तो आपको क्या लगता है
यहाँ पर अभिजीत बनर्जी बोलते हैं और उनकी वाइफ दोनों ही यहाँ पर बोलते हैं कि देखिए इसका आंसर देना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि डाटा इनसफिशिएंट हो जाता है। अगर आपके पास पूरा का पूरा डाटा ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि कितने नंबर है क्या है, तो आप जवाब कैसे दे सकते हो? तो इसी वजह से थोड़ा मुश्किल है। और इसके ऊपर देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है हमारा एनएसएस का, तो उससे हमें समझ में आता है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो यहाँ पर बहुत सारा डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो कहते हैं कि उनको थोड़ा सा एक्टिवली और पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहले से ही वो बहुत अच्छी संस्था है और उनको काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इज द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बीइंग यूज्ड बाय द नीति आयोग एंड द सेंटर इन कॉमन डिस्कोर्स इज अ गुड सब्सटीट्यूट। कहते हैं कि पहले यहाँ पर देखिए कंजम्पशन डाटा यूज़ किया जाता था। एक मेथड था जिसमें आपको फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी रेशो और बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर पता चलता था, जिसमें मैटरनल मोरालिटी, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता था, इन्फेंट मोरालिटी का ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब कह रहे हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला गया है MPI, क्या ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है? तो यहाँ पर अभिजीत जी का मानना है कि हाँ ये अच्छा सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि पॉवर्टी को आप गहनता से यहाँ पर देख पा रहे हो। और जो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारे आते हैं जो कि 5 बार आ चुके हैं, वो बहुत अच्छा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं सोसाइटी के ऊपर, राइट, कि कितना मोरालिटी रेट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। तो एक अच्छा स्टेप लिया गया है कि पॉवर्टी के जो अलग अलग पैराडिगम्स हैं उनको ध्यान से अच्छी डायरेक्शन से यहाँ पर लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। अगला सवाल पूछा जाता है कि इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म करने के लिए, उसमें डायरेक्ट कैश भी आता है, DBT इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा प्रोस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए जो खाना है उसको भी बांटा जाता है। तो यहाँ पर जेपाल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या बातें की जा रही है, क्या इसमें कुछ फ़र्क है? तो ये कहते हैं कि देखिए बहुत सारी स्कीम है, जैसे जो फूड वाली है तो वो क्या होती है कि आप फूड को यहाँ पर बांट रहे हो तो दैट इज़ बेनिफिशियल, वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा लोगों का कि वो गरीबी से थोड़ा बाहर निकल पाएंगे, रिस्क थोड़ा सा लेने की कोशिश करेंगे अगर उनके पास डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे, DBT भेजी जाएगी। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी है जैसे PM आवास योजना, जिनका जो डाटा है वो काफ़ी कम है। दूसरी बात, ये पता ही नहीं चल रहा है कि वो सच में जो एक्सट्रीम पुअर लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं, कोई और यूज़ कर रहा है, कोई पॉलिटिकली जस्ट एक तरीके से ये माना जा सकता है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई स्कीम है। तो इसी वजह से कुछ स्कीम्स है जो बहुत अच्छे से काम करी है, कुछ स्कीम्स ऐसी है जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा सकता है। और डाटा की इनसफिशिएंसी जो है वो सबसे बड़ा रीज़न है इन सवालों के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि देखिए एजुकेशन जो है ना वो बहुत बड़ा कंसर्न है, खासकर जब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, बेरोज़गारी की बात होती है। तो आप इसमें इंडिया को कैसे देखते हैं? अब इस बात का सवाल देते हुए, यहाँ पर उत्तर देते हुए सवाल का, बनर्जी जी और जो डॉफलो जी हैं दोनों ही बोलते हैं कि देखिए क्या है ना, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं। जो इनिशियली उनकी एज होती है काम करने की 24 से लेकर आप मान सकते हैं 30 तक की, जो 6-7 साल होते हैं, इनके अंदर क्या कर रहा है ना, इंडिया का यूथ क्या कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, यानी कि जो पेपर होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उन्हीं में लगा हुआ। और सडनली हम देख पाएंगे कि 30 साल की उम्र के अंदर हर इंसान यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। उससे पहले जो यूजुअली काम है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो कम देखने को मिले हैं, क्योंकि ज़्यादा एजुकेशन के अंदर लोग रहते हैं। और इसी वजह से 30 के पास में कोई भी काम वो कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा आ जाती हैं 30 के अराउंड के अंदर। तो ये चीज़ें देखी गई हैं। और क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, तो इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव दिलाते हैं कि कैसे इंडिया में अगर क्वालिटी को बढ़ाना है तो चाइना से जैसा एक मॉडल को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। चाइना में क्या होता है ना कि हर छोटे लेवल पर, हर गाँव का जो लेवल होगा उसमें यहाँ पर, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा, उसमें यहाँ पर 3 BA के लेवल के लोगों को रखा जाता है। तो 1-1 हम देख सकते हैं इंडिविजुअल यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब ये नॉन परमानेंट है, इनको टेन्योर सिस्टम है, इनमें से एक इंसान वही परमानेंट होगा जो इन तीनों में से अच्छा काम करके दिखाएगा। इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो वर्क है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, दूसरा यहाँ पर जो लोग हैं उनको ऑलरेडी एक की जगह 3 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, गवर्नमेंट की जो एक तरीके से हम देखेंगे रीच है वो ज़्यादा बड़ी होगी।
तीसरा हम देख पाएंगे कि यहाँ पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान हो पाएगा। इवन इंडिविजुअल जो इससे बाहर जाएंगे उनको भी पता होगा कि वो काम करे ढंग से। हमेशा ये शिकायत आती है इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिस से कि उनका जो काम करने का तरीका है वो प्राइवेट स्फेयर से बहुत ही कम है, वो लोग ज़्यादा सुस्त होते हैं, आलसी होते हैं। तो ऐसे जो एक हम देख पाएंगे कि एक्यूजेशन लगती है वो भी शायद यहाँ पर लगनी बंद हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है गैप्स इन लर्निंग परसिस्ट बट टेक एक्सेस ऑफर एवेन्यू बेस्ड बियॉन्ड स्कूल। आर्टिकल लिखा गया है रुक्मणी बनर्जी द्वारा, और ये अगेन उसी हम जो बात कर चुके हैं ASER की, जो कि है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, उन्हीं की बात कर रही है। कह रही है कि बहुत सारी यहाँ पर क्रिटिकल रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटीज़ को टेस्ट किया गया 6 से 14 साल के बच्चों का, जो पहले करते थे। लेकिन इस बार की जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसके अंदर यहाँ पर 34,745 रिस्पोंडेंट को यहाँ पर लिया गया है, जिनमें से 28 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, 26 स्टेट में इनको टेस्ट किया गया, और इन्हीं के डिपेंड में जो सबसे ज़्यादा स्टेट में यहाँ पर देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल किया गया है, वो किया गया है यूपी और MP से। ठीक है, यूपी और MP के जो 2 स्टेट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को यहाँ पर लिया गया है। और इसमें से बहुत सारी चीज़ें पता चली, जैसे कि देखिए कैसे जिनके पास स्मार्टफोन है उनका नंबर पता चला कि 14 साल की उम्र में 15% लड़के ऐसे जिनके पास उनका खुद का स्मार्टफोन है। लेकिन फीमेल में ये 7 का रेशो देखा जा रहा है, ओवरऑल टोटल 11%। और 18 ईयर तक आते आते हम देखते हैं कि कैसे जो मेल है उनमें ये रेशो लगभग 80% हो जाता है, और फीमेल के अंदर ये रेशो होता है 40% के अराउंड। तो काफ़ी डबल ऐसा होता है कि लड़कों को यहाँ पर स्मार्टफोन दिलवाया जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल लड़कियों के। और इसी से आज का टाइम ऐसा आ गया ना कि डिजिटली यहाँ पर बहुत बड़ा सॉल्यूशन बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ऑलरेडी हम इसके फीचर्स को पहले वाले आर्टिकल्स में ज़्यादा अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो यही है कि डिजिटली स्मार्टफोन के तरीके के साथ यहाँ पर जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, उसकी वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम पे जैसे दिल्ली के अंदर हमने एक मॉडल देखा था, दिल्ली में क्या मॉडल लेके आए थे, जो आप गवर्नमेंट है वो एक मॉडल लेके आते हैं स्विट्ज़रलैंड बेस पे, स्वीडन बेस पे। तो ये इन कंट्रीज से यहाँ पर बेस करते हैं, और प्राइवेट स्कूल जो इनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका लेवल यहाँ पर थोड़ा बढ़ाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स का लेवल बहुत ही ज़्यादा नीचे आया हुआ है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है ना, उनमें से भी कुछ ऐसे सरकारी स्कूल है जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर बेसिक जो होता है, फंडामेंटल जो होता है, उनके ज़्यादा अच्छे से क्लियर हैं। लेकिन जब सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात आती है तो हम देख पाएंगे कि उस लेवल पे कोई भी डाटा यहाँ पर खास सा अवेलेबल है नहीं। वोकेशनल स्टडीज़, स्किल बेस्ड स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। और यही हमारे जो आने वाले फ्यूचर हैं, जिनके पास अब कोई स्किल नहीं बची है, कोई ज़्यादा इनके पास नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, उसमें ये डिग्रेड हो जाते हैं, उसमें ये लोग पास नहीं हो पाते हैं। तो यही आज का हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर था, और यहीं पे आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।